नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राजीव कुमार। आपको स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्रैकर जैक में। आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड लेक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, है ना। तो हम लोग देखेंगे सेकंड लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ध्यान से समझें। एंगल ऑफ डेविएशन से कई बार सवाल आ चुका है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई प्लेन मिरर है और आपका ये लाइट इस तरीक़ा से आपका इंसिडेंट हो रहा है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब बताइए अगर ये मिरर नहीं होता तो ये लाइट सीधा ही ना जाता, लेकिन मिरर आने के कारण क्या रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो बताइए कि ओरिजिनल पाथ से वो कितना डेविएट कर गया। ये ओरिजिनल पाथ था, उसे डेविएट इधर कर गया, तो कितना डेविएट कर गया, उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, एओडी, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसका मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम लोग वैल्यू देखें तो सिंपल सा क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस 2i। कैसे, देखिए ये टोटल एंगल कितना है, पाई। अब उसमें से आप 2i घटा दीजिएगा तो यही ना एंगल निकल जाएगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2i। सिंपल सा लॉजिक इस तरीका से है। अगर आप चाहें डेफिनेशन लिखने के लिए तो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल डेविएटेड बाई इंसिडेंट रे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। वो एंगल जो इंसिडेंट रे के द्वारा डेविएटेड किया जाता है ओरिजिनल पाथ से, उस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। और उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, पाई माइनस 2i। आपको इसके साथ साथ डायरेक्शन भी पूछेगा कि किस डायरेक्शन में डेविएट किया। तो अब बताइए कि ये ऐसे हो रहा है ना, इधर हो रहा है, तो ये वाला डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि किधर ये डेविएट करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका जो है ये एंगल डेविएट करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कुछ क्वेश्चन लेकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास इस तरीका से प्लेन मिरर है, ये नॉर्मल लाइन है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर दे रखा है 30 डिग्री। अब बताइए डेविएटेड कितना हुआ। तो एक तो आप पूरा प्रोसीजर करें, ये इधर जाएगा और ये भी 30 होगा, जाना चाहिए था इधर, चला गया इधर, तो ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। आप यहाँ या फिर डायरेक्ट आप फार्मूला से कर लें, पाई माइनस 2i। पाई कितना 180, 2i कितना 30, तो मेरे ख्याल से 120 डिग्री। अगेन देखिएगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो इस तरीका से हम क्या निकालते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, इसमें भी बहुत सारा वैरायटी आता है। जैसे कि अभी एक सिंगल मिरर पे हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसे ही हम लोग 2 मिरर पे बात करते हैं कि जब 2 मिरर हो तब कैसे एंगल ऑफ डेविएशन निकालते हैं। अपने सिलेबस में 2 मिरर तक ही हैं, तो हम पहले 2 मिरर पे बात कर लेंगे, फिर उसी में कई वैरायटी और आता है, एक एक करके हम सारे वैरायटी पे बात करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 मिरर है, ठीक है। आप पहले पॉज करके बनाइएगा, उसके बाद यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखिएगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 मिरर है, इस तरीका से है, और मान लीजिए कि ये एंगल इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है और ये एंगल कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अब बोला कि फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। तो हमेशा क्या कीजिएगा, 2 रिफ्लेक्शन के बाद यहां पर बताना है आपको डेविएशन। तो एक काम कीजिए, पहले बिल्कुल प्रॉपरली नियम से बना लेते हैं, फिर हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बना देंगे, उसी से आपका काम बन जाएगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे पहला बात यहां पर अगर हम लोग देखते हैं इस जगह पे कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो जाना चाहिए था इधर, लेकिन क्या वो इधर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो बताइए, ये पहला जाना चाहिए था इधर, गया इधर, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन पहला हुआ, डेविएशन नंबर 1। ओरिजिनल पाथ से कितना एंगल पर मुड़ गया। तो अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। तो डेल्टा 1 कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, डेल्टा 1 देखिएगा तो क्या पाई माइनस फिर से 2 इंटू 30 हो जाएगा, मतलब 120 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पर क्लॉकवाइज होगा, फॉर्मूला में रटना नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज सर बताए थे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, यहाँ पर क्लॉकवाइज होगा। देख सकते हैं जाना चाहिए था इधर लेकिन चला गया इधर, तो देखिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेविएट कर गया है।
ये पहला डेविएशन हुआ। दूसरा, यहाँ भी तो डेविएशन होगा। देखिए जाना चाहिए था अब इधर, लेकिन क्या इधर डेविएट करेगा, तो क्या फिर से दूसरा डेविएशन आ जाएगा। ये दूसरा डेविएशन हो गया। अब ये दूसरा डेविएशन निकालते हैं। तो एक बात बताइए, ये 90 30 है तो ये वाला कितना होगा 60 डिग्री। तो बताइए ये कितना होगा 30। अब बताइए 30 तो ये कितना 60 और ये कितना 60। तो डेविएशन नंबर 2 देखिए, डेविएशन नंबर 2 क्या पाई माइनस 2 इंटू 60 हो जाएगा। कैसे, देखिए ये वाला टोटल 180 है, अब उसमें से 2 इंटू 60, 2 बार 60 60 है, तो 2 इंटू 60 घटा दीजिएगा तभी ना ये वाला एंगल आएगा। तो यहाँ पर से अगर देखिए तो 120 और ये 60 180 है, तो क्या मेरे पास यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर भी देखिए कैसे है, यहाँ से देखिए इस तरीका से, ये भी एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपको अगर नेट डेविएशन बोला गया तो दोनों तो क्लॉकवाइज ही हैं, तो बस दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 120 और प्लस 60, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कहने का मतलब अब समझे इस चीज़ को थोड़ा सा, कि अगर आपको दो परपेंडिकुलर है यहाँ पर इस तरीका से, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे 30 डिग्री पर आ रहा, तो ऑब्वियस है जब दो रिफ्लेक्शन होगा ना, दो रिफ्लेक्शन होगा, तो ध्यान से देखिएगा ये दोनों आपस में पैरेलल होगा, मतलब ऐसे और फाइनल ऐसे, तभी ना 180 डिग्री होगा डेविएशन। 100 नेट डेविएशन जो आया है, इंसिडेंट हुआ ऐसे और डेविएट टू रिफ्लेक्शन के बाद देखिए इधर जा रहा, तभी ना यहाँ पर 180 डिग्री आया आंसर नेट डेविएशन। तो जब भी दो मिरर हो तो दोनों को एक एक करके पहले इसका निकाल लें, फिर इसका निकालें और दोनों को देखें। अगर सेंस जो होगा, डायरेक्शन जो होगा आपका अगर सेम होता है तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, और अगर डायरेक्शन अलग अलग होता है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। चलिए और भी हम देखते हैं, जैसे कि ये 90 डिग्री पर रखा हुआ था, ठीक है, हम इसको किसी एंगल पर रख कर देखते हैं कि क्या होता है। 90 डिग्री पर ना रखकर हम किसी एंगल पर रख कर देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है, किस प्रकार से सिचुएशन जनरेट होता है। ठीक है, आइए जैसे मान लीजिए कि ये एंगल पर है, मान लेते हैं ये दो मिरर है ऐसे, ये आपका मिरर है और ये एंगल आपका 60 डिग्री है। अब बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका दे रखा है 30 डिग्री। सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है, आप बिल्कुल आराम से पॉज करके पहले पूरा अच्छे से सॉल्व करें और उसके बाद सॉल्यूशन देखें। आई का वैल्यू कितना है 30, एंगल कितना है 60। फिर से सेम सवाल, दो रिफ्लेक्शन बाद कितना होगा इसका डेविएशन, नेट डेविएशन। तो सबसे पहले एक काम करें, यहां पर ध्यान से समझें, यहां पर जब आएगा ऐसे तो ये जाना चाहिए था इधर, क्या इधर डेविएट होगा, बोलो बच्चों, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो बताइए अगर ये एंगल 30 है तो ये भी एंगल कितना होगा 30 होगा, नो डाउट एकदम बिल्कुल। यहां पर अगर आपका 30 है तो यहां भी क्या होगा 30 होगा, ध्यान से समझिए। तो यहां पर अगर 30 होगा तो ये डेविएशन नंबर 1, पहला डेविएशन कितना हो गया, देखिए पाई माइनस 2 इंटू 30 हो जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा 120 डिग्री और आ जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा देखिए, अगर यहां पर देखें तो ये अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 60, तो ये कितना होगा 60, तो ये बचा कितना 30, क्योंकि ये और ये 90 डिग्री होगा। बात समझने का कोशिश, थोड़ा सा लग रहा है ये 90 डिग्री टाइप का, पर 90 डिग्री नहीं होगा, ये थोड़ा सा 30 डिग्री टाइप का है ना। यहाँ पे 60 डिग्री होगा, यहाँ पे 30 होगा, क्योंकि देखिए ये 60 तो ये 60 है ना होगा, और परपेंडिकुलर होता तो 90 आ जाता। तो अगर ये 60 है, ये वाला कितना होगा 30, तो 30 पर ना डिफ्लेक्ट होगा, फिर जाना चाहिए था इधर, लेकिन 30 पे इधर डिफ्लेक्ट हुआ, तो ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन दूसरा हो गया, और ये भी क्लॉकवाइज हो गया। देखिए ध्यान से, तो अगर ये 60 था 30 था तो 30 पर हुआ, तो देखिए ध्यान से पाई माइनस अगेन 2 इंटू 30, तो देखिए फिर से 120 डिग्री एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। अब बताइए नेट डेविएशन, अब बताइए नेट डेविएशन कितना हुआ, क्या 120 और प्लस 120 क्या 240 डिग्री, कौन से वाइज, क्लॉकवाइज हो गया। भैया बहुत बढ़िया, मजा आ गया। क्या बात क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है दिक्कत। चलिए अब सर बार बार इतना ज़्यादा सॉल्व करते रहेंगे, टाइम वेस्ट होगा, दिमाग भी होगा इधर उधर। हम इसको थोड़ा सा इसमें ट्रिकली सोच लेते हैं ताकि टाइम सेविंग हो जाए। कैसे सोचेंगे देखिएगा ध्यान से।
एक बात बताइए, अगर ये जो मिरर आपका था, ये जो मिरर आपका था, इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं, बिल्कुल बारीकी से समझिएगा। ये एंगल कितना था? 60 डिग्री था। अच्छा, ये कितना से इंसिडेंट हो रहा था? 30 से इंसिडेंट हो रहा था। चलिए कुछ देर के लिए इसको थीटा मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं आई। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। एक बात बताइए, जो नेट डेविएशन हमको आंसर आया, ये कितना आया? 240। कौन से वाइज? क्लॉक वाइज। अगर हम यही नेट डेविएशन ऐसे लिखे कि ये 120 डिग्री होगा, लेकिन ये कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस चीज को समझ लें कि अगर ये क्लॉकवाइज में 240 है, तो हमें 360 में घटा के जो आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या एंटी क्लॉकवाइज जो है कितना डेविएशन होगा? तो 120 डिग्री का होगा एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया। अब यहां से हम क्या ट्रिक निकालें? ध्यान से देखिएगा, यहां से हम ट्रिक निकालें कि जब भी आपको इस तरीका से मिरर किसी एंगल पर रखा हुआ हो, तो एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो कैसे निकलता है? सिंपल सा, आप ध्यान से देखिएगा कि नीचे वाला मिरर को देखिए और ऊपर वाला मिरर के तरफ घुमाइए। अब बताइए कि ये कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है। अगर ये वाला मिरर को पकड़िए और दूसरे वाले मिरर की तरफ घुमाइए, हमेशा नीचे वाला को पकड़िएगा, घुमाइए, क्या ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है? तो सिंपल सा 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज, खत्म। कोई भी हो क्वेश्चन ऐसे दे दे, देखिए 2 थीटा 60, 2 इंटू 60 120 एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आंसर में क्लॉकवाइज पूछा है तो हम 360 में से इसको घटा देंगे, हमारा निकल जाएगा। देखिए कितना आसानी से बन गया, बिल्कुल कुछ भी ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। एक बार पॉज करके लिखिए, हम एक और क्वेश्चन करा देते हैं आपको। देखिएगा ओरल आंसर अब आएगा, इतना ज्यादा दिमाग लगाने की हम लोग को कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपका इस तरीका से मिरर है, ऐसे मिरर है, थोड़ा सा अलग ले लेते हैं मिरर, सेम मिरर नहीं लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका एक मिरर है और एक मिरर है। ध्यान से देखिए, ये एंगल कितना डिग्री है? 70 डिग्री है। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर मान लीजिए फिर से एंगल 60 डिग्री ले लिए। अब बताइए नेट डेविएशन क्या हो जाएगा? तो हम सीधा सीधी बताएं 2 थीटा, लेकिन 2 थीटा कौन से डायरेक्शन में? तो हम नीचे वाला मिरर को क्या हम ऊपर वाला मिरर की तरफ ले जाएंगे? अब बताइए जब हम इस मिरर को इधर ले जाएंगे तो ये बताइए कौन सा डायरेक्शन में घूम रहा है? क्लॉकवाइज में ना घूम रहा है। देखिए, तो यहां पर से 2 थीटा जो आएगा, मतलब 140 डिग्री जो आएगा, आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगा। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज पूछ दिया तो 360 में से घटा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 220 डिग्री आ जाएगा। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगा। बस सिंपल सा लॉजिक है। देखिए ओरल आंसर बन गया, आपको ज्यादा सोचने की जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। देख लीजिए ढंग से, एकदम बिल्कुल ओरल आंसर होता है। आपको थोड़ा सा बुद्धि लगाना होगा। क्या करना है कि जो नीचे वाला मिरर रहता है उसको आप घुमाइए दूसरे वाले मिरर की तरफ। अब देखिए कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमे चाहे क्लॉकवाइज घूमे, जिसके डायरेक्शन में होगा उतना 2 थीटा हो जाएगा। तो देखिए आपको यहां से भी आंसर आ गया। तो आपको बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब भी अगर आपको 2 मिरर दे और एंड आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन आपसे पूछे कि बताइए कि कितना एंगल होगा, कितना एंगल ऑफ डेविएशन होगा, आप डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट से आप बता सकते हैं। ठीक है, पॉज करके लिख लीजिए। इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इसमें बहुत सा वैरायटी आता है, तो एक एक करके हम लोग उस वैरायटी को क्लियर करते हैं। चलिए आइए और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसे आपका मिरर है, ठीक है, ये आपका मिरर है ऐसे, ठीक है, ये आपका भी मिरर है नीचे ऐसे। अब यहां पर बोला कि ये मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये एंगल थीटा। हमसे सवाल किया गया, ध्यान से देखिएगा, यहां पर बोला फाइंड आई। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। फाइंड आई सच दैट आफ्टर
टू रिफ्लेक्शन रे rebounded from its original path। ये बोला कि दो रिफ्लेक्शन होने के बाद रे अपना सेम ओरिजिनल पाथ से रिबाउंड हो जाए तो बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना ले। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर से रिपीट करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बताइए कि कितना आई लें ताकि दो रिफ्लेक्शन के बाद रे रिबाउंड होकर अपने ओरिजिनल पाथ पर रिबाउंड हो। टू रिफ्लेक्शन रे रिबाउंडेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, रे रिबाउंड होकर ओरिजिनल अपना सेम ओरिजिनल पाथ पे वापस आ जाए। चलिए तो एक बार इसको पॉज करके आप एक बार इसको ट्राई कीजिए और ढंग से इसको सोचिए पहले, ठीक है? उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए ट्राई कर लिया। देखिए अब जैसे मान लीजिए कि अगर मान लेते हैं एक रिफ्लेक्शन तो यहां होगा, जाना चाहिए था इधर लेकिन चला गया इधर। अब सोचिए कि अगर ये 90 डिग्री पर, ध्यान से समझिए, एक चीज और बताते हैं इधर कॉन्सेप्ट, कि मान लीजिए आपका मिरर है, रे आया ऐसे 90 डिग्री पर, तो क्या ये इंसिडेंट रे है? तो क्या जितना एंगल पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? 0, क्योंकि नॉर्मल लाइन भी यही है और इंसिडेंट भी यही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? 0 हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस देख सकते हैं यहां पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 0, क्योंकि सेम उसी ओरिजिनल पाथ से चलेगा, जिस एंगल से आता है उसी एंगल से जाता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों देखिए बराबर होना चाहिए, तो 0 के बराबर हो गया। इसको कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस कहते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है? चलिए यहां पर आते हैं। एक बात बताइए, अगर इस रिफ्लेक्शन के बाद सेकंड रिफ्लेक्शन अगर मिरर पे 90 डिग्री पर गिर जाता है तो क्या सेम उसी पाथ पे लौट जाएगा? ध्यान से देख लीजिए। ये बात सोच पाए कि नहीं पाए, पहले ये बताइए। सोच लिए? नहीं सोचे? फिर से हम एक बार बताते हैं। अगर मान लिया जाए इंसिडेंट रे मेरा ऐसे आया, क्या रिफ्लेक्ट होकर यहां गया, अगर 90 डिग्री पर ऐसे गिरा तभी तो सेम पाथ पर रिट्रेस होगा, क्योंकि जिस एंगल पर इंसिडेंट होगा उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट भी होता है। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए और यहां मिलाइए। क्या अगर ये ऐसे 90 डिग्री पर गिरा तो क्या वैसा ही वापस आएगा? और वैसा ही वापस आएगा तो जिस ये वाला एंगल है, एंगल तो सेम ही है, तो जिस एंगल पर फिर से आके गिरा उतना ही एंगल पे ना वापस जाएगा। तो देखिए दो रिफ्लेक्शन बाद सेम ओरिजिनल पाथ को फॉलो करे तो बताइए आई का वैल्यू क्या होगा, जबकि ये थीटा का वैल्यू आपका दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मान लीजिए ये आई है, ठीक है, और ये कितना है? 90 है। ये कितना है हमारा? ये वाला 90 माइनस आई है। अब बताइए ये पूरा आप जोड़ लीजिए, क्या 180 के बराबर होना चाहिए? 90 प्लस 90 माइनस आई प्लस थीटा, क्या ये 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए? क्योंकि एक ट्रायंगल का कहानी है तो ट्रायंगल में 180 के बराबर होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए कैंसिल, थीटा बराबर आई, मतलब आई बराबर थीटा, मतलब आई का वैल्यू कितना लीजिएगा? थीटा लीजिएगा, तब जाके आपका क्या होगा? यहां पर सेम पाथ पर रिट्रेस हो जाएगा। तो सीधा सीधी डायरेक्ट लेना है। अच्छा अब इसका शॉर्ट ट्रिक, अब बार बार हम इतना जैसे बोल दिया कि 3 रिफ्लेक्शन के बाद सेम ओरिजिनल पाथ पे आ जाना चाहिए, तब बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। 4 रिफ्लेक्शन के बाद, तो हर बार रिफ्लेक्शन हम तो करते जाएंगे तब तो हम लोग पागल हो जाएंगे, उतना ज़्यादा टाइम है नहीं, अपने पास टाइम रहता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि किस तरीका से डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि ये इतना एंगल पर अगर आप करिएगा तो सेम पाथ पे रिट्रेस होगा। अब ध्यान से देखिए यहां पर ये 2 रिफ्लेक्शन के बाद किया है, तो इसमें से एक घटा दीजिए, उतना ही एंगल होता है। जैसे 2 रिफ्लेक्शन बोला तो आई बराबर थीटा, अगर ये 3 रिफ्लेक्शन बोलता तो आई बराबर 2 थीटा। अगर इसी क्वेश्चन में हम ऐसे बोलते हैं कि आफ्टर 3rd रिफ्लेक्शन, ध्यान से देखिएगा कितना रिफ्लेक्शन? आफ्टर 3rd रिफ्लेक्शन बता दीजिए,
तो सिंपल सा आई का वैल्यू कितना होता 2 थीटा, हम जितना रिफ्लेक्शन बोला जाता है उससे हम एक कम कर देते हैं, उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस लेकर करिएगा तो आपका ये सारा कहानी जो है, ये सारा कंडीशन आपको फॉलो कर जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये आपका क्या था, एंगल ऑफ डेविएशन से रिलेट करके एक और कॉन्सेप्ट जो इस तरीका से यहाँ पर पूछा जाता है। तो आई होप कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें भी बहुत सारा वैरायटी आता है ना। अभी एक एक करके अभी हम लोग और आगे बढ़ेंगे। प्लेन मिरर में वैरायटी आता है, डेविएशन में तो ख़त्म हो गया नहीं ख़त्म, एक और कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे इसमें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं। हाँ भाई देखिए ध्यान से। अब जैसे मान लीजिए एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका ऐसे मिरर है, इस बार अंदर की ओर ऐसे ऐसे मिरर है, इस तरीका से आपका मिरर है। अब यहाँ पे क्या बोला कि इंसिडेंस जो हुआ इस तरीका से हुआ, इंसिडेंस जो हुआ लाइट रे का ऐसे हुआ, और ये इस प्रकार हुआ कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो परपेंडिकुलर गया। ये एंगल ऑफ ये इंसिडेंस रे है, ये कौन सा रे है, इंसिडेंस रे, और ये कौन सा रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। इस प्रकार से ये इंसिडेंस हुआ कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वर्टिकली अपवर्ड गया, वर्टिकली अपवर्ड। तो बताइए इसका अगर रेडियस आप आर लेते हैं, इसका रेडियस अगर आर लेते हैं तो बताइए ये जो पी पॉइंट, जिस पॉइंट पे अगर एंगल अगर हॉरिजॉन्टली आया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर वो वर्टिकली अपवर्ड गया तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताएं। तो सिंपल सा क्या सवाल है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। सिंपल सा ऐसे सवाल आपसे पूछा जाता है जो कि रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट पर बेसिस होता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका से बनाया जा सकता है। आप इसको सिर्फ ढंग से एक बार देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, एक बात बताइए कि नॉर्मल लाइन जब सरफेस होता है तो कैसे होता है, तो उसका रेडियस रेडियली, ये क्या मेरे लिए नॉर्मल लाइन हो जाएगा, ये वाला जो है क्या नॉर्मल लाइन हो जाएगा। जब भी कर्वेचर वाला में हो, इस तरह का में हो, तो रेडियली अगर आप बना देते हैं तो यही नॉर्मल लाइन होता है। नॉर्मल लाइन का मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर, तो सरफेस के परपेंडिकुलर हर रेडियस जो है इसका जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो सरफेस से परपेंडिकुलर ही होता है, तो ये इसके लिए नॉर्मल लाइन हो गया। अब एक बात बताइए, अगर ये नॉर्मल लाइन है, ये वाला अगर मेरे लिए नॉर्मल लाइन है और ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा इस तरीके से परपेंडिकुलर है, तो बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ये वाला भी एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। अब बताइए अगर ये एंगल, ये वाला एंगल ध्यान से देखिए, ये बीचों बीच जा रहा है ना, क्योंकि आई बराबर आर होता है। एंगल 45 यहाँ से डिसाइड नहीं हुआ, 45 यहाँ से डिसाइड हुआ। देखिए अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड आर है, क्या ये दोनों आई बराबर आर होता है, तो आई प्लस आर बराबर 90 है और दोनों बराबर है, तो आई बराबर 45 एंड आर बराबर भी 45 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, अगर ये 45 आ गया तो आप बताइए कि ये भी 45 होगा कि नहीं होगा। अब बताइए इसी का ना कोऑर्डिनेट लिखना है, तो देख लीजिए कि इसका x में कितना है और इसका y में कितना है। अब बताइए x में क्या r का कंपोनेंट अगर हम तोड़ेंगे इधर तो क्या लिख सकते हैं, r cos 45 लिख सकते हैं। और बताइए y में कोऑर्डिनेट तोड़ेंगे तो कितना लिख सकते हैं, r साइन, क्या यहाँ r साइन 45 लिख सकते हैं। तो देखिए x में ये और y में ये, तो कोऑर्डिनेट अगर p का लिखिएगा तो ध्यान से देखिए क्या माइनस में r/√2 होगा, क्योंकि x में नेगेटिव है, अच्छा y में पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कॉमा r बटा कितना हो जाएगा, √2 होगा। तो देखिए यहाँ से आसानी से कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अच्छा अगर ये 90 डिग्री पर ना दे तब क्या करेंगे, ये 90 डिग्री पर जो दिया है, अगर ये 90 डिग्री पर नहीं दिया जाए तब क्या करेंगे, उस केस में हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा एक गिलास पानी के लिए बोल। हाँ भाई दो देखें कैसे करेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास इस तरीका से है और एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं ऐसे हुआ, लेकिन इस बार एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये जो आया ये आपका 60 डिग्री हो गया। अब बताना है, ये रेडियस आर अभी भी है
आप बताना है कि इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो क्या बताइए, अभी भी जो नॉर्मल होगा आपका क्या यही होगा? नॉर्मल तो नॉर्मल होता है ना भाई, नॉर्मल जो होगा आपका अभी भी क्या यही होगा, दोनों तरफ ये एंगल बराबर होगा आई ओवर, तो मतलब y बराबर 30 और r बराबर भी 30 लिख सकते हैं। तो बताइए अगर ये 30 एंगल है हॉरिजॉन्टल से तो ये भी 30 होगा कि नहीं होगा? बस वैसा ही सेम सिचुएशन, सेम कहानी करना है। अब देख सकते हैं आई बराबर कितना लिख सकते हैं 30। तो सोचिए फिर से कोऑर्डिनेट लिखना है, तो ये वाला क्या मेरे लिए x कोऑर्डिनेट हो जाएगा और ये वाला मेरे लिए क्या y कोऑर्डिनेट होगा। तो बताइए P का जो कोऑर्डिनेट होगा, क्या x में क्या लिख सकते हैं -r क्या cos 30 लिख सकते हैं और y में r sin 30 लिख सकते हैं। कंपोनेंट तोड़िए, ये r cos 30 और ये वाला क्या होगा r sin 30 होगा। तो बताइए यहाँ पर -√3/2r और यहाँ पर क्या हो जाएगा r/2। तो देखिए यहाँ से फिर से हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। एक बार पॉज करके लिखिए, ठीक है। आप पानी ले रहे हैं। चलिए हो गया। अच्छा कभी कभी क्या होता है इसी में स्पेयर टाइप का चीज़ ना देकर थोड़ा सा अलग टाइप का दे देता है। जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसे दे दिया, देखिएगा इस तरीका से ऐसे पैराबोला, और इसको दे दिया है कुछ इस तरीका से 4x दे दिया है इक्वेशन, इस इक्वेशन दे दिया एक पैराबोला का। और यहाँ पर बोला है कि ये पॉइंट जो है एक लाइट जो है ऐसे इंसिडेंट हुआ, यहाँ से ऐसे इंसिडेंट हुआ, ठीक है। और ये इस प्रकार इंसिडेंट हुआ कि ये टकराने के बाद फिर से परपेंडिकुलर चल गया। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर चल गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये इंसिडेंस रे है, यहाँ पर लिख देते हैं, ये इंसिडेंस रे है, इंसिडेंस रे है। और ये हमारा कौन सा रे है? रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये 90 डिग्री पर चला गया, 90 डिग्री पर, यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं 90 डिग्री पर चला गया। तो हमको बताना है कि इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा। फिर से वही सवाल, देखिए अब थोड़ा सा अलग है, अब मतलब थोड़ा सा अच्छा लेवल का सवाल है, बुद्धि लगाने वाला। तो एक बार क्या कीजिए, आप लोग पॉज करके लिखिए इसको और इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। चलिए तो हो गया, आगे बढ़े। देखिए सबसे पहले आपको इसमें नॉर्मल पकड़ना होगा। नॉर्मल अगर एक बार पकड़ लिए सवाल बहुत ही इजी हो जाएगा। तो कर्वेचर टाइप का चीज हो, सर्कुलर में तो भैया रेडियली बना दीजिए, आपका नॉर्मल बन जाएगा। लेकिन इसमें अगर नॉर्मल पकड़ना हो तो सबसे पहले आप इसमें टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, अब इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगा उस लाइन को हम लोग नॉर्मल लाइन बोलेंगे। टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर होगा, अगर आपको कहीं पे क्लियर डिसाइड नहीं हो पा रहा कि नॉर्मल लाइन हम कैसे बनाएं, सबसे पहला काम होता है वहां पे हमको टेंजेंट ड्रॉ कर लेना और उस टेंजेंट के परपेंडिकुलरली फिर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा नॉर्मल लाइन होता है। अब बताइए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा तो ये एंगल 45, तो ये भी एंगल कितना होगा? 45 होगा। अच्छा ये एंगल 45 है तो बताइए ये भी एंगल 45 होगा, क्योंकि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। अच्छा ये 45 तो ये 45, ध्यान से समझिए और याद कीजिए स्लोप के बारे में कि कोई भी लाइन का स्लोप हम कैसे लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है उसका क्या tan थीटा हमको स्लोप होता है कि नहीं, और वो स्लोप क्या dy/dx के बराबर होता है कि नहीं। मजा आ गया भाई, फिर तो अगर ये जिसको आता है फिर तो बस बन गया सवाल। तो यहां पर ये देखिए एक्स एक्सिस से ही एंगल बना हुआ है, तो हम इसका जब tan 45 निकालेंगे तो क्या ये dy/dx के बराबर होगा, और क्या ये 1 के बराबर है? अच्छा y दे रखा है, y² बराबर 4ax, तो बताइए 2y dy/dx, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर कितना होगा? a नहीं है 4, x का 1, तो बताइए यहाँ पर हमको क्या चाहिए? dy/dx चाहिए। यहाँ पर dy/dx का वैल्यू बताइए कितना हुआ? क्या 2/,
वाई हुआ। अच्छा, अब अगर 2/y हुआ तो बताइए dy/dx की जगह हम क्या 2/y पुट कर देंगे, तो बताइए y बराबर क्या होगा 1/2। अच्छा, जैसे ही y मिल गया 1/2 यहां पर पुट करेंगे यहां पर, तो बताइए x का वैल्यू कितना होगा। देखिएगा कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं किए हैं। dy/dx हो गया y बराबर सॉरी यहाँ पर dy/dx कितना होगा 2/y हो गया, 2/y पुट किए, यहाँ से y निकला 1/2 पुट किए 1/4, तो 1/4 नीचे आएगा तो 1/16 आपका जो है आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कितना आसानी से बन गया सब। कुछ नहीं, बस ये कॉन्सेप्ट को आपको इस्तेमाल करना था, आपको बिल्कुल ढंग से क्लियर हो जाता है इस टाइप से। आई होप कि ये बात क्लियर हो गया हो। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। इसी का कॉन्सेप्ट में और भी बहुत वैरायटी है, पर हम लोग ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। सिंपल सा चीज़ों पर फोकस करें जो जेईई मेन, एडवांस, नीट आपको कंप्लीट हो जाए। चलिए आइए, अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर पे इमेज का फॉर्मेशन, इमेज कैसे बनाते हैं। तो उससे पहले आपको इमेज क्या है ये जानना जरूरी है। उससे पहले ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट में भी रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब पकड़ेंगे, कब वो रियल इमेज वर्चुअल इमेज होगा, कैसे हम पता लगाएंगे कि रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है। तो इसके बेसिस के लिए हम लोग छोटा छोटा डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। पहले हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। तो ये बोला गया कि इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे नोन एज ऑब्जेक्ट, नोन एज ऑब्जेक्ट, है ना। थोड़ा इंक लो, तो थोड़ा इंक फिल कर लेते हैं, तब तक आप लोग लिखिए। है ना, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। अगर इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट हो, है ना, जहां से लाइट सोर्स होता निकलता है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट का इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। तो जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट का इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट अभी इस पे भी आएंगे, अभी बहुत सारा चीज पे करेंगे। इसमें भी हम लोग दो बात पढ़ते हैं, एक रियल ऑब्जेक्ट एंड एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट और एक क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये कैसे पकड़ेंगे रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट को, कि कैसे ये रियल ऑब्जेक्ट होता है और कैसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। तो सिंपल सा यहां पर बोला गया कि अगर कहीं पे आप एक चीज ध्यान से देख लें कि देखिए, अगर जब भी इस टाइप का लाइन आपको मिले, ऐसे ऐसे मिलते हुए एरो ऐसे हो, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। और जब भी आपको इस तरीका से मिले, ऐसे ऐसे बाहर जाते हुए एक पॉइंट से, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। ध्यान से देखिएगा, डाइवर्जिंग। तो ध्यान से देखिएगा, कभी भी अगर यहां पर ध्यान से देखिएगा, कभी भी अगर ऑब्जेक्ट से अगर कोई भी इंसिडेंट रे, ध्यान से देखिएगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर आपका इंसिडेंट रे डाइवर्ज हो रहा है, अगर इंसिडेंट रे डाइवर्ज हो रहा है मतलब दूर भाग रहा है, डाइवर्ज मतलब, है ना, डाइवर्ज मतलब दूर भागना, और कन्वर्ज मतलब एक पॉइंट पर आना, ये कन्वर्जिंग है। डाइवर्ज हो रहा है, अगर कोई भी इंसिडेंट रे डाइवर्ज हो रहा है तो इंसिडेंट रे कहां से होता है, ऑब्जेक्ट से ना होता है, ऑब्जेक्ट से ही इंसिडेंट रे निकलता है जहां पर ऑब्जेक्ट है। तो अगर कहीं भी इंसिडेंट रे जो है आपका, इंसिडेंट रे जो है अगर ये आपका डाइवर्ज कर रहा है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इंसिडेंट रे का ही इंटरसेक्शन पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब ये ऑब्जेक्ट रियल है कि वर्चुअल है, तो अगर डाइवर्ज कर रहा है इंसिडेंट रे, फिर से बोल रहे हैं, अगर डाइवर्ज कर रहा है इंसिडेंट रे, तो ऐसा ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल सा लॉजिक।
ऐसा ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि अगर इंसिडेंट रे डाइवर्ज कर रहा होगा, कहीं पे भी दिख जाता है आपका रे के अनुसार कि इंसिडेंट रे डाइवर्ज कर रहा है कि कन्वर्ज कर रहा है, तो अगर डाइवर्ज कर रहा है तो आंख मूंद के वहां पर क्या कर देना है कि वो रियल ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर कहीं पे भी आपको कन्वर्ज करते हुए दिखाई दे रहा है, ऐसे कि जो इंसिडेंट रे है वो कन्वर्ज कर रहा है, तो वैसा ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान से समझते जाइए, एक एक पॉइंट आपको बहुत मजा आ जाएगा और ऐसा लगेगा ऑप्टिक्स इससे इजी है ही नहीं, कॉम्प्लिकेटेड है। कब तक, जब तक आपको नहीं आ रहा। एक एक चीज को अगर आप बिल्कुल ढंग से सीख जाते हैं कॉन्सेप्ट को, तो आपको हर चीज क्लियर होने लगता है। तो फिर से बता रहे हैं रियल ऑब्जेक्ट कैसे पकड़ेंगे। तो अगर इंसिडेंट रे क्या हो रहा होगा, डाइवर्ज हो रहा होगा। अगर इंसिडेंट रे कन्वर्ज हो रहा होगा तो कैसा होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको समझाते हैं, यहाँ पर ध्यान से आपने आप बोलिएगा कि ये कैसा ऑब्जेक्ट है। एक बात बताइए, ऐसे आपका प्लेन मिरर है, ये आपका नॉर्मल लाइन है, यहाँ पर मान लिया ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसे ऑब्जेक्ट ओ से डिनोट करते हैं, रखा हुआ। तो क्या यहाँ से इंसिडेंट रे ऐसे निकलेगा, यहाँ से लाइन ऐसे निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा ना, ऐसे निकलेगा। बताइए ये ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट है कि वर्चुअल। तो आप देखिए कि ये कन्वर्ज हो रहा है इंसिडेंट रे की डाइवर्ज, तो डाइवर्ज, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा, रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना जल्दी पकड़ लिए कि रियल ऑब्जेक्ट है कि वर्चुअल। अच्छा, कई लोग तो सोच रहे होंगे सर ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल होता है। बिल्कुल हो सकता है। देखिए अगर रे ऐसे कुछ जा रहा होगा, अगर रे ऐसे कुछ जा रहा होगा, देखिएगा ऐसे ऐसे इस तरीका से, तो देखिए ये मीट क्या कहीं इधर करेगा वर्चुअली, मीट और ओरिजिनल नहीं, बस ऐसा लगेगा कि मीट करते हुए, अपीयर टू मीट है ये। लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको देखना है कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कहीं मिल रहा होगा तो ऑब्जेक्ट का प्लेस इधर है, वर्चुअल ही है, मतलब इमेजिनरी ही मान सकते हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान से देखिए, क्या ये आपका इंसिडेंट रे जो है, ये यही नहीं इंसिडेंट रे होता है जो इधर से इधर आता है, ये इंसिडेंट रे जो है, ये वाला जो लाइन हमारे पास जा रहा है इंसिडेंट रे है, क्या ये कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं। देखिए इस टाइप का हो रहा है कि नहीं, ध्यान से देखिए, कन्वर्ज कर रहा है ये इंसिडेंट रे, तो इसको क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ क्या देखिए कि इंसिडेंट रे डाइवर्ज हो रहा है, रियल, कन्वर्ज हो रहा है तो वर्चुअल, कन्वर्ज हो रहा है वर्चुअल, डाइवर्ज हो रहा है रियल। बस याद रखना डाइवर्ज और कन्वर्ज में बिल्कुल बार बार उसको रिपीट करते रहिएगा, माइंड में आपको क्लियर रूप से आ जाएगा। तो एक बात, इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर रियल ऑब्जेक्ट आपको पकड़ना है तो रे डाइवर्ज होना चाहिए, और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट को पकड़ना है तो रे कन्वर्ज होना चाहिए। अच्छा, एक और मेथड है, अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है इंसिडेंट रे के तरफ ही, अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है इंसिडेंट रे के तरफ ही तो रियल ऑब्जेक्ट है। आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं इसको, एक और मेथड, कि अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो जिधर इंसिडेंट रे है, जिधर इंसिडेंट रे उधर ही ना ऑब्जेक्ट है तो रियल। और अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, देखिए इंसिडेंट रे इधर है, भले ही इंसिडेंट रे के इंटरसेक्शन पॉइंट है, पर यहां पर देखिए इंसिडेंट रे ओरिजिनल वाला इधर है और ऑब्जेक्ट प्लेस्ड किधर रह रहा है, उसके अपोजिट, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द साइड ऑफ इंसिडेंट रे देन ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अपोजिट साइड ऑफ द इंसिडेंट रे देन ऑब्जेक्ट इज द वर्चुअल। तो देन वी कैन से दैट फाइनली हम यहां से भी हम ये कह सकते हैं कि रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट किस तरीका से पकड़ा जा सकता है। हम तो बस यही बात याद रखते हैं, बहुत ही इजी होता है, इसके अलावा हमको कहीं भी नहीं इजी लगता है। बाकी मैथमेटिकली भी हम आपको बताएंगे कि कब रियल ऑब्जेक्ट होता है और कब वर्चुअल होता है, ये तो ग्राफिकल मेथड हुआ। हालांकि मैथमेटिकली यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ता है, हम लोग जब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पे बात करेंगे तो वहाँ पे जरूरत पड़ता है। तो बस इस बात को ध्यान में रखें। उसी तरीका से हम इमेज के बारे में जानते हैं कि इमेज क्या होता है, किस तरीका से होता है, तभी ना हम उसका फॉर्मेशन हम पढ़ पाएंगे कि किस तरीका से फॉर्मेशन होगा इमेज का, किस तरीका से क्या क्या होगा। तो उस पर हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए इमेज के बारे में आइए, इमेज के बारे में जान जाते हैं क्या होता है इमेज। आपको भी पता है क्या होता है, इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट, इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे, या फिर आप क्या बोल सकते हैं,
रिफ्रैक्टेड रे, यही दोनों, या रिफ्लेक्टेड हो चाहे रिफ्रैक्ट हो, ये रिफ्रैक्टेड रे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं नोन एज इमेज। तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। अच्छा, यहाँ से भी दो बात है, एक रियल इमेज और एक कौन सा इमेज हो गया, वर्चुअल इमेज हो गया। बिल्कुल ध्यान से समझे, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब इसमें क्या बोला गया कि आपको ऐसे बोला गया, ध्यान से देखिएगा कि अगर यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि अगर रिफ्लेक्टेड रे, अब यहाँ पर बात किया जा रहा है, किसका बात किया जा रहा है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। तो अगर रिफ्लेक्टेड रे, ये सब कैसा रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। इसके पीछे वाला कौन सा बताए थे, इंसिडेंट रे के बारे में बताए थे। अब रिफ्लेक्टेड रे अगर कन्वर्ज हो रहा हो, तो उस केस में जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज बनेगा, RI। सिंपल सा, ये उल्टा है, देखिए ध्यान से, यहां पर क्या हो रहा हो, कन्वर्ज हो रहा हो तब रियल इमेज बनेगा। लेकिन अगर यहां पर से आपको ऐसा लग रहा है कि डाइवर्ज हो रहा हो, इस तरीका से डाइवर्ज हो रहा हो, यहां पर डाइवर्ज हो रहा हो, लेकिन कौन सा रे डाइवर्ज हो रहा हो, रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा रे, रिफ्लेक्टेड रे। अगर रिफ्लेक्टेड रे आपका डाइवर्जिंग टाइप का रे है, तो उस केस में इमेज कैसा इमेज हो जाएगा, बच्चों बोल दीजिए, वर्चुअल इमेज हो जाएगा। कैसा इमेज हो जाएगा, आपका वर्चुअल इमेज हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ से रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज कैसे, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर O, ठीक है। याद रखिए, इमेज बनने के लिए कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे को मिलना जरूरी होता है। इमेज का फॉर्मेशन के लिए लिख देते हैं, फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रे आर मीट टू ईच अदर। कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे मिलना चाहिए, तब जाके वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। खैर वो तो बात की बात है, ध्यान से देखें। हम पहले यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन थोड़ा सा बताते हैं, बाकी तो रियल में बताएंगे ही। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कि रे ऐसे गया, यहाँ से इंसिडेंट हुआ, तो क्या नॉर्मल लाइन ये में रहा, तो क्या जिस एंगल पर इंसिडेंट होता है उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं, तो यहाँ पर हुआ। अब ध्यान से देखिए, ये वाला फिर इंसिडेंट हुआ ऐसे, फिर नॉर्मल लाइन है, अब ये वाला फिर से रिफ्लेक्ट होगा। अब बताइए, कभी भी ये वाला लाइन मिल सकता, यही ना रिफ्लेक्टेड रे है, तो बोले ना इमेज क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ध्यान से समझिए, और रिफ्रैक्टेड रे। तो हम अभी रिफ्रैक्टेड रे तो पढ़ नहीं रहे, हम लोग रिफ्लेक्टेड रे पढ़ रहे हैं। तो बताइए, रिफ्लेक्टेड रे कभी भी इधर आपस में मिल रहा है, तो देखिए कैसा डाइवर्जिंग है, सॉरी हाँ डाइवर्जिंग है, ये डाइवर्ज कर रहा है, देखिए ध्यान से। तो ये कहाँ मिलेगा, जब हम इसको पीछे मिलाएंगे, ऐसे बैक करके मिलाएंगे, तो ऐसा लगेगा, अगर आंख हम इधर लगा दें तो आंख को क्या लगेगा कि ये जो दोनों रे है वो कहीं इधर ये वाला पॉइंट से आपका, कहीं ये पॉइंट से आपका आ रहा है। और क्या ये जो पॉइंट है ये किसका इंटरसेक्शन है, रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन है। देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन है। अब देखिए यही कन्वर्ज हो रहा, सॉरी डाइवर्ज हो रहा। तो देखिए क्या बोले थे कि अगर आपका डाइवर्ज होगा रिफ्लेक्टेड रे तो कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज। और ऐसे भी देखिए एक ऐसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है, जो कि मिरर के पीछे बन रहा है, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। या फिर इस तरीका से भी आप बोल सकते हैं कि जिधर रिफ्लेक्टेड रे हो अगर उधर ही इमेज बने तब रियल इमेज, और अगर उसके अपोजिट बने तो वर्चुअल। तो देखिए रिफ्लेक्टेड रे इधर है और इमेज बना इसके उल्टा साइड, तो वर्चुअल इमेज हो गया। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस तरीका से। हालांकि हम किसी एक को पकड़ कर चलते हैं और लास्ट तक पकड़ कर चलते हैं, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग को। तो हम डाइवर्जिंग के हिसाब से कि रिफ्लेक्टेड रे जो है आपका क्या डाइवर्ज कर रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे अगर डाइवर्ज कर रहा है तो समझिए कि वो इमेज वर्चुअल ही बनेगा। इसका मतलब मिरर के पीछे बनेगा, क्योंकि आगे बनना होता तो रियल बनता।
पीछे बनेगा, इसलिए वर्चुअल बनेगा। तो सिंपल सा है कि अगर देखिए यहाँ पर कहाँ बनेगा कि डाइवर्ज हो रहा, यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा, तो डाइवर्ज हो रहा है इसका मतलब आगे तो मीट हो नहीं सकता, और जहाँ पे मीट होगा उसी को इमेज कहते हैं। तो मिलाने के लिए क्या पीछे ना मिलाना पड़ेगा। तो अब यहाँ से क्या समझ गए कि इमेज जो हमेशा बनता है यहाँ पर प्लेन मिरर में, वो मिरर के पीछे बनता है। कितना बनता है? मिरर के पीछे। खैर अभी उस पर नहीं जा रहे हैं, अभी हम एक और कहानी बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब अगर आपका इंसिडेंट रे ऐसे है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है मिलते हुए, और एक इंसिडेंट रे ऐसे है, दो इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ठीक है, ये नॉर्मल लाइन है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या वो इधर आएगा, और यहाँ भी आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या वो इधर जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये वाला मेरे लिए रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये वाला मेरे लिए रिफ्लेक्टेड रे हो गया, तो ये मीट किया कि नहीं किया। तो आप ध्यान से देखिए ये क्या डाइवर्ज कन्वर्ज हो रहा है, देखिए कन्वर्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पर देखिए अगर रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज होता है तो कैसा इमेज? रियल इमेज। तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है, रिफ्लेक्टेड रे देखेंगे हम, इंसिडेंट हुआ, फिर रिफ्लेक्टेड रे बनाए, जहाँ पे मीट करा इमेज वहीं पर बनेगा। अच्छा अब रिफ्लेक्टेड रे देख रहे हैं तो कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ज होने का मतलब रियल इमेज, डाइवर्ज होने का मतलब देखिए डाइवर्ज हो रहा था तो वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज पीछे बनेगा, और ऐसे भी लग रहा है कि पीछे मीट करेगा। यहाँ पर कैसा इमेज? रियल इमेज, क्योंकि देखिए यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट था रियल इमेज, और रियल ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर देखिए रियल ऑब्जेक्ट के बारे में बोल चुके हैं, तो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज। तो यहाँ से ये भी पता चल गया कि मिरर में, प्लेन मिरर में, हम यहाँ से एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं कि प्लेन मिरर में हमेशा रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनता है। तो इस तरीका से हम ये कहानी याद रख सकते हैं। तो आई होप कि इमेज के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा कि इमेज किसको कहते हैं, रियल इमेज कब कहेंगे, वर्चुअल इमेज कब कहेंगे, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट रियल कब होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब होता है। बहुत ही सिंपल तरीका से है। अगर आप डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग का ज्ञान है आपको, तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज किस तरीका से डिसाइड किया जा सकता है। क्या क्लियर हो गया? चलिए इसको पॉज कीजिए और लिखिए, फिर इमेज फॉर्मेशन हम बताते हैं आपको। चलिए आइए देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, हेडिंग डाल लीजिए, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जो भी दिक्कत हो रहा हो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं, ताकि हम अगले बार उसको क्लियर कर सकें। थोड़ा बहुत अभी ब्लर हो रहा है, तो उतना काम चल जाएगा, उसमें क्लियर है, आप उतना देख सकते हैं, उससे क्लियर कर सकते हैं। जैसे देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट का, अभी हम बोले थे कि इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे मिलना चाहिए, बोले थे ना, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पर होगा उसी को हम इमेज कहते हैं, वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। हम रिफ्लेक्टेड रे पढ़ रहे हैं, पर उसमें भी इंटरसेक्शन पॉइंट कितना का? तो कम से कम 2 रे। जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सा मिरर हमको बड़ा बनाने दीजिए, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मान लीजिए इसका इमेज बनाना है, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे इंसिडेंट होगा, ये हमारा नॉर्मल लाइन है, आफ्टर रिफ्लेक्शन उतना ही एंगल पर रिफ्लेक्ट करेगा। अगेन यहाँ पर देखिए ये ऐसे नहीं मिला, ये पीछे की ओर कहीं इस तरीका से ड्रॉ करके छोड़ सकते हैं, नहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, बाद में हम लोग ड्रॉ करेंगे। एक और रे बनाएंगे, आप यहाँ से भी सीधा कर सकते हैं, तो देखिए सीधा जाएगा तो 90 डिग्री पर गिरेगा, तो क्या ये ऐसे हो जाएगा? अच्छा ये ऐसे होगा तो ये ऐसे जाएगा। तो बताइए ये वाला लाइन इधर जा रहा है या ये वाला लाइन इधर जा रहा है, तो दोनों का भी मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि डाइवर्ज हो रहा है।
डाइवर्जिंग कैसे मिलेगा? तो डाइवर्ज जब भी होता है तो कैसे होगा? तो उसको पीछे ले जाया जाता है, पीछे ले जाकर मिलाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर मिल गया ना, तो ये किसका फॉर्मेशन दे दिया? इमेज का, क्योंकि एक रिफ्लेक्टेड रे और एक ये वाला रिफ्लेक्टेड रे, और चाहे तो इसका भी बना लें। आफ्टर रिफ्लेक्शन, ध्यान से देखिए, ये पहले इसीलिए बना लिया जाता है ताकि आपका क्लियर रूप से जो डायग्राम है वो क्लियर रूप से बना हुआ रहे, अच्छा लगे। तो देखिए तीन यहाँ पर तीन रिफ्लेक्टेड रे, एक ये और एक सीधा जाके जो ऐसे आया था तो क्या पीछे मुड़ेगा? हमेशा डाइवर्ज जब हो जाए ना तो हमेशा उसको पीछे ही करके मिलाया जाता है। हमेशा जब भी देखिए अगर डाइवर्ज हो इंसिडेंट रे, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे, तो हमेशा वो इधर नहीं मिलेगा, ओरिजिनल तरफ नहीं मिलेगा, पीछे ही मिलेगा, हमेशा पीछे मिलेगा। और देखिए डाइवर्ज हो रहा है, रिफ्लेक्टेड डाइवर्ज हो रहा है, इसका मतलब इमेज कैसा बनेगा? इमेज आपको वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, सिंपल सा। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, ये हमारा डी है, ये हमारा डी डैक्स है। कुछ पॉइंट जो है इसमें हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा डी डैक्स है, ये वाला देख लीजिए। तो हम ट्रायंगल के टर्म में लेते हैं, यहाँ पर एम ले लेते हैं, यहाँ पर एन ले लेते हैं, यहाँ पर आई के टर्म में ही है तो आई, या फिर आप पी ले लीजिए, जो भी लेना है ले लीजिए। अब देखिए दो ट्रायंगल ले रहे हैं, एक ये ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, दो ट्रायंगल ले रहे हैं। अगर ये ट्रायंगल देखिएगा, इन ट्रायंगल कितना ओ एन एन एंड ट्रायंगल एम एन पी, क्या इसको हम कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं? कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं कि नहीं? या फिर सिमिलर भी कर सकते हैं कि नहीं? कॉन्ग्रेंट के साथ साथ सिमिलर भी, तो हम कुछ भी यहाँ पर हम अगर कॉमन करें तो कर सकते हैं। तो इस केस में आप देखिएगा तो ये जो डी है वो किसके बराबर हो जाएगा? डी डैक्स के बराबर आ जाएगा 9 क्लास में अगर देखिएगा तो। और ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल, दोनों एंगल जो आपका है, ठीक है, जितना एंगल पीछे है उतना ही इधर है, और जितना ये रिफ्लेक्टेड रे जितना ये बना रहा है उतना ही ये वाला रे बनाएगा, जितना एंगल ये बनाएगा उतना ही एंगल ये भी बनाएगा। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये θ1 और θ2 लेके चलिएगा तो आपको θ1 बराबर कितना आ जाएगा? θ2 आ जाएगा। अब हर एंगल देख सकते हैं, ये भी एंगल आपका बराबर होगा। ये मान लीजिए कि α1 और α2 है, तो आपका α1 और α2 दोनों बराबर होगा। ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको वहां पर ये आने वाला है, इस तरीके से चीजें आने वाले। तो हम प्लेन मिरर से क्या सीखें कि जितना दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी लाइन पर उसके परपेंडिकुलरली उतना ही दूरी पर हमको इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो बार बार हम इतना डायग्राम थोड़ी ना बनाते बैठेंगे, हमको सीधा सीधी एक बार देख लिए कि जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके पीछे उतना ही दूरी पर इमेज बनता है। और जितना ये एंगल होता है, यहाँ पर जो एंगल होगा सब सेम होगा, ये एंगल सब सेम होगा, आपस में सारा चीज सब सेम होगा। तो ये चीज जो है ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और बाकी तो इमेज का फॉर्मेशन तो आप देख ही लिए कि इंसिडेंट रे कराकर रिफ्लेक्टेड रे कर देंगे, और अगर डाइवर्ज कर रहा है तो पीछे मिलेगा, और अगर कन्वर्ज कर रहा है तो आगे मिलेगा। जैसे कि अभी हम इस चीज को भी बता ही देते हैं। अब बताइए कि यहाँ पर इंसिडेंट रे मान लीजिए हमारा ऐसे आ रहा है, इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है। अब आप ही बताइए कि ये कन्वर्ज हो रहा है कि डाइवर्ज हो रहा है? यहाँ पर देखिए कन्वर्ज हो रहा है, यहाँ पर देखिए कन्वर्ज हो रहा है। तो ये इंसिडेंट रे है, तो ये जहां पर मिलेगा ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। ये किसके तरह ट्रीट करेगा? ये ध्यान से देखिए, ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा, क्या रिफ्लेक्टेड होके, क्या आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर आएगा, या आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या इधर जाएगा? तो क्या जहां पर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट होता है वहां पर क्या बनता है? क्या इमेज बनता है? और क्या ये डाइवर्ज हो रहा है ना, यहाँ पर देखिए, सॉरी कन्वर्ज हो रहा है। ये वाला क्या हो रहा है? देखिए ये कन्वर्ज हो रहा है, ऐसे कन्वर्ज हो रहा था तो ऑब्जेक्ट कन्वर्ज होता है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और इमेज कन्वर्ज होता है, इमेज कन्वर्ज होता है तो कैसा इमेज होता है? रियल इमेज। तो देखिए यहाँ पर रियल इमेज का फॉर्मेशन हुआ। फिर से जितना दूरी पर ये ऑब्जेक्ट रखा होगा उतना ही दूरी पर ये बना होगा, तो D बराबर क्या हो जाएगा? डी डैक्स हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, फिर से ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो था, देखिए यहाँ पर डाइवर्ज हो रहा था तो ऑब्जेक्ट डाइवर्ज होता है तो रियल होता है, और इमेज डाइवर्ज होता है। इमेज डाइवर्ज कहाँ पर है? ये देखिए यहाँ पर डाइवर्ज हो रहा है, देखिए यहाँ पर डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है ना, तो यहाँ पर कैसा ऑब्जेक्ट? इमेज बना, वर्चुअल इमेज बना। तो ऑब्जेक्ट अगर डाइवर्ज हो तो रियल ऑब्जेक्ट, और इमेज में अगर डाइवर्ज हो जाए तो वर्चुअल इमेज।
ऑब्जेक्ट में अगर कन्वर्ज हो जाए तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और इमेज में कन्वर्ज हो जाए, देखिए कन्वर्ज हो रहा है ना आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि नॉर्मल लाइन से उतना ही आएगा, नॉर्मल लाइन हमेशा बना दिया कीजिएगा और उतना ही आएगा। ये डाइवर्ज हो रहा, कन्वर्ज हो रहा, तो कन्वर्ज होने का मतलब कैसा इमेज, रियल इमेज बनेगा। तो आप यहां से कह सकते हैं कि इमेज का जो फॉर्मेशन है वो हम इस तरीका से कर सकते हैं। जैसे कि और भी हम बताते हैं, इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका प्लेन मिरर है इस तरीका से, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, यहाँ पर मिरर यहीं है, अब इसका इमेज बताना है। तो सिंपल सा हम तो जानते हैं इमेज यहाँ पर नहीं है, ये तो कंफर्म है कि इसी के सामने इमेज बनेगा, लेकिन इसके सामने मिरर नहीं है तो ना दिखाई दे रहा, पर बनेगा तो यहीं पर बनेगा, ये बात श्योर है। तो हम क्या किए कि जितना दूरी पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उतना ही दूरी पीछे इमेज बना दिए, इमेज बना जाएगा। अब रे डायग्राम बनाना है तो दो रे से हम मिला देंगे, देखिए इंसिडेंट रे है, अब आप इसको रिफ्लेक्ट करिएगा फिर मिलाइएगा तो हो सकता है कि आगे पीछे हो, तो हम पहले ही यहाँ से ऐसे डॉट डॉट कर देते हैं और इसको यहाँ से रिफ्लेक्ट करते हैं। अभी तो एक रे हुआ, एक और रे मिला लीजिए, एक और रे अगर हम मिलाएंगे तो यहाँ से इस तरीका से डॉट 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 और ये रे हमारा हो गया। तो देखिए हमको पहले ये वाला बनाना चाहिए था कि रिफ्लेक्ट, उसके बाद दोनों को मिलाना चाहिए था, पर देखिए आगे पीछे मेरा लाइन हो जाता अगर हम वैसे बनाते। तो हम ऐसे अच्छा डायग्राम बने उसके लिए क्या करते हैं, हम इंसिडेंट करा के रिफ्लेक्ट करा देते हैं और उसको यहाँ से डॉट डॉट से मिला देते हैं, फिर इंसिडेंट कराएं फिर यहाँ से मिला के उसी के हिसाब से हम कर देते हैं। तो देखिए अगर रे डायग्राम बनाना है तो देखिए इमेज कितना अच्छा से बन गया, आसानी से बन जाता है। और डायरेक्ट लिखना है तो बस इतना याद रखना है कि प्लेन मिरर में जितना इधर होता है उतना ही उधर इमेज बनता है, जितना इधर बनेगा उतना ही उधर बनेगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जितना ये साइड होता है उतना ही ये साइड होता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास ऐसे x है और ऐसे क्या है y है, और ये आपका क्या है, ये आपका मिरर है, ऐसे इस तरीका से आपका मिरर है। अब मान लीजिए ये मिरर एंगल बना रहा है 30 डिग्री, कितना डिग्री बना रहा है 30 डिग्री, और इसमें जो है आपका जो है ऐसे रखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ये जो है आपका यहाँ पे ऐसे इस तरीका से रखा हुआ है, ये 2 मीटर के दूरी पर रखा हुआ है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है, क्या है ये 2 मीटर की दूरी पर ये ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमको बताना है, ध्यान रखिएगा 30 डिग्री है तो थोड़ा सा और डल कर देते हैं इस तरीका से, ऐसे ये 30 डिग्री पर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री पर रखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट है ऐसे, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये अच्छा लगेगा सॉल्व करने में। ये ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है। अब हमको बताना है कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, इमेज का कोऑर्डिनेट बताएं। तो अभी हम क्या बताएं कि बस परपेंडिकुलर देख लीजिए यहाँ से, यहाँ से क्या उतना ही परपेंडिकुलर इधर बनेगा इमेज, और कुछ बनाने का सोचने का जरूरत ही नहीं है भाई, जितना इधर है उतना ही नहीं इधर होगा। अच्छा एक और बात, ये वाला दूरी और क्या ये वाला दूरी क्या सेम होगा, ये अगर 2 मीटर है तो ये भी कितना होगा 2 मीटर, और ये एंगल 30 तो ये भी एंगल कितना होगा 30, क्योंकि फिर से ट्रायंगल बन रहा है। और बताए थे थोड़ा देर पहले कि ट्रायंगल जो दोनों बनता है दोनों का आपस में एंगल और साइड सब आपस में बराबर होता है, और जो इतना ये वाला जो होगा वही ये वाला होगा, ये भी बात सी हो रही, जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। अब बताइए आई का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो आई का कोऑर्डिनेट चाहिए तो थोड़ा सा इधर ध्यान से देखिए कि ये वाला जो है ये 2 है और यही ना आई है, ये एंगल बताइए कितना है 60 डिग्री है, तो ये कोऑर्डिनेट होगा x और ये कोऑर्डिनेट होगा y। तो x को क्या लिख सकते हैं 2 cos 60, और बताइए y को क्या लिख सकते हैं, क्या 2 sin 60 लिख सकते हैं। तो देखिए x कोऑर्डिनेट हो गया और यहाँ से y कोऑर्डिनेट हो गया, तो देखिए कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा आपको याद रखना है कि जो भी मिरर है, यहाँ पर देखिए मिरर नहीं है फिर भी हम जानते हैं कि बढ़ा दिए अपना मन से मिरर,
अपना मन से, और जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, यहां से बन गया। लेकिन हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर जितना इधर होगा उतना ही उसी लाइन में वो उतना ही दूरी पर ये होगा। वैसा ही यहाँ कॉन्सेप्ट यूज किए। देखिए मिरर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, जितना ये इधर होगा उतना ही इधर होगा, और जितना ये वाला दूरी होगा उतना ही ये दूरी होगा, और जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। अब इसका कोऑर्डिनेट देखिए कितना आसानी से हम लिख सकते हैं। तो आई होप कि ये कहानी आपको क्लियर हुआ होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो हम लोग इसके बेसिस पे आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। बाकी के अगले क्लास में हम लोग करेंगे, इसमें फिर से और भी अच्छा सवाल बनता है मिरर से। जैसे मिरर को हम लोग रोटेट करके करेंगे, मिरर को दो परपेंडिकुलर मिरर को रखेंगे तब इमेज का फॉर्मेशन, पैरेलल रखेंगे तब क्या होगा, रोटेट करने के बाद मिरर को किस तरह का सिचुएशन आता है, वेलोसिटी के फॉर्म में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारा प्लेन मिरर पे अभी क्वेश्चन बाकी है, तो बाकी के हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।